इंडिया का बिगेस्ट सुपर हीरो कॉल्ड हनुमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे माइकल को देख पाते हैं जो कि टीवी मूवीज और सीरियल देख के बहुत ज्यादा सुपर हीरो का फैन है और वो चाहता है कि वो भी सुपर हीरो बन जाए। वो चाहता है कोई स्पाइडर उसे काट ले और वो स्पाइडरमैन बन जाए, या फिर वो छत से कूद कर सुपरमैन बन जाए और बेसहारों की मदद करके बैटमैन बन जाए। स्कूल में एक बार एक मासूम बच्चे को कुछ छोटे बच्चे द्वारा मारा जा रहा था, जहां पर वो उसे बचाकर उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और इस लड़के का नाम होता है श्रीनिवास, जिसे हम आगे जाके पूरी फिल्म में प्यार से श्री कहेंगे। एक दिन यूं ही माइकल सुपरमैन बनकर हवा में उड़ने के लिए छत से छलांग मारता है, लेकिन वो तो एक बच्चा होता है जिसकी छत से कूद कर गिरने पर हाथ की हड्डी टूट जाती है। जहां पर उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि असली सुपर हीरो वो नहीं जिसके पास सुपर पावर्स होती हैं, कोई आम बच्चा आम लोग की मदद करके भी सुपर हीरो बन सकता है। तभी माइकल को श्री की बात याद आती है कि जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उनके माँ बाप एग्जिट नहीं करते, यानी कि उनके माँ बाप नहीं होते इस दुनिया में। तो एक दिन गुस्से में आकर माइकल अपने माता पिता को ही घर में जला देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। प्रेजेंट डे में हम देख पाते हैं कि कुछ बैंक रॉबर्स जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर माइकल पहुंच जाता है और सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर होशियारी मारने के चक्कर में वहाँ पे ड्रेस पहन के पहुंच जाता है। तो जो रॉबर्ट्स थे वो कह देते हैं कि तू तो एक नल्ला है, तू क्या बनेगा सुपर हीरो। इसी चक्कर में माइकल को आ जाता है गुस्सा और वो खूब होती है धुलाई पिटाई। इसी के साथ उसके पास होता है एक टाइम स्पॉटिंग गैस वाला फॉर्मूला, जिसकी मदद से वो वहाँ पर मौजूद लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है और उनके पूरे शरीर को चलने से बंद कर देता है। वो तो पैसे उनसे ले लेता है, तभी गैस का असर खत्म हो जाता है और वहाँ के लोग उसे अगेन पैसे लेने की कोशिश करते हैं और उसे बुरा भला कहकर नॉट सुपर हीरो कहकर बोलने लगते हैं। तभी माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सभी को जान से मार डालता है, जिसके बाद वो पुलिस पहुंच जाती है और मौके वारदात में रिपोर्टर्स भी वहीं पहुंच जाते हैं। टीवी में न्यूज आती है कि शहर में एक नया सुपर हीरो आ गया है, इसने बैंक रॉबर से पैसों के बदले समाज की भलाई तो कर दी मगर उनकी जान भी ले ली। वही हम देखते हैं कि हनुमान जी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि जिन्हीं पुत्र परवान सुतु हनुमान है। बचपन में आम के लालच में जब उन्होंने आसमान में सूरज को आम समझ लिया तो उनके पीछे ही पड़ गए थे और जब इंद्रदेव को पता चला तो उन्होंने वज्र प्रहार करा, जो कि आकर सीधे उनके चिन्ह पर लगा। वहां से खून की बूंद निकलकर सागर में चली गई और यहीं से हमें एक बेहतरीन सीजीआई एनिमेशन दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है अगेन प्रेजेंट टाइम पे। यहाँ पर हम अंजनगिरी नाम के एक गांव को देख पाते हैं और एक बंदर पेड़ से आम तोड़ने के लिए भाग रहा होता है कि तभी हनुमान नाम का शख्स उस बंदर से सारे आम ले जाता है और जाकर बच्चों को खिला देता है। तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड काशी के पास आकर हफ्ते की वसूली मांग रहे थे। काशी कहता है कि इस बार गाय ने ज्यादा दूध नहीं दिया और ऊपर से मुनाफा भी इतना अच्छा नहीं हुआ, जिस पर गुंडे कहते हैं कि अगली बार हम कुछ नहीं जानते, हमें जो भी चाहिए वो इसी वक्त चाहिए। इस पर हनुमान कहता है कि तुमने मेरे दोस्त पर उंगली कैसे उठाई, तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगा और वो उनसे लड़ने पहुंच जाता है, मगर बेचारा हर बार लड़ाई पुटाई करने के बाद बुरी तरीके से पिट जाता है और गुंडे हंसते हुए चले जाते हैं। तो काशी कहता है कि भाई आखिर तुझे लड़ना नहीं आता तो फिर क्यों घुसता है लड़ाई में। जहाँ पर हनुमान हंसते हुए कहता है कि लड़ाई तेरे लिए थी मेरे दोस्त, क्योंकि उसी की सोने की चेन मैंने चुरा लिए और जाकर इसे बेच देंगे, उसका कर्ज भी चुक जाएगा। जिस पर काशी कहता है कि यार तूने तो मुझे गुड न्यूज दे दी, चल मैं भी तुझे गुड न्यूज देता हूँ, तेरी बचपन वाली गर्लफ्रेंड मीनाक्षी गांव में वापस आ चुकी है। इसके बाद हमें इनके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हनुमान हमेशा मीनाक्षी के पीछे ही लगा रहता था। बचपन चाहे कोई खेल हो या फिर कोई भी टास्क को, फिर मीनाक्षी को अगर कुछ चाहिए होता है तो हमेशा अपनी गुलेल का इस्तेमाल करके उसे गेम्स में जितवा देता था और उसकी पसंदीदा चीज उसे लाकर देता था। लेकिन ये अब बड़े हो चुके थे। खैर हनुमान तो मीनाक्षी के बारे में सब कुछ याद था, लेकिन मीनाक्षी उस शख्स या फिर उसे प्यार करने वाले शख्स की खोज में नहीं आई थी। हमेशा से बचपन में उसकी मदद करता आया, खूब सारी मार पीट खाकर जब वो घर में पहुंचता है तो उसकी बड़ी बहन अंजुम उस पर गुस्सा होती है और कहती कि आखिर कब तू ऐसी नादानियां करता रहेगा और कब तक मैं तुझे बचाती रहूंगी, एक दिन तेरी इन्हीं बकचोदी हरकतों के कारण मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। तभी गांव में शंख की आवाज सुनाई पड़ती है और बेसिकली यहाँ पे इस गूंज का मतलब ये था कि आज अखाड़े में कुश्ती होने वाली है। अब यहाँ पे हम इस गाँव में पोलीगर को देख पाते हैं। अब ये लोग तेलुगु में पोलीगर को एक वार्ड जिसे इंग्लिश में बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। तो अब जैसे व्यापारी कोई नेता या फिर कोई खास आदमी पैसा देकर बॉडीगार्ड हायर करता है, तो वैसे ही एक पूरा गांव कुछ अनाज या फिर दूध या कुछ पैसे देकर बॉडीगार्ड हायर करते हैं, जो कि गांव के गुंडों और डाकुओं से बचाते हैं। और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है गाज पोकीकर, क्योंकि अब तो वैसे भी कोई डाकू वगैरह नहीं है, तो अब अगर डाकू भी नहीं है तो लगान वसूलने का कोई मतलब भी नहीं है। इसमें गाज पोकीकर तुम्हें पुरानी परंपरा को नहीं जानते, सैकड़ों सालों से हम इस गांव की रक्षा करते आए हैं।
अगर डाकू गुंडों का हमला हो गया तो फिर कहाँ जाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी में एक और लीड कैरेक्टर एक बूढ़े साधु को दिखाया जाता है कि जो कि अंजन गिरी में पहुंच जाता है। अब ये कौन है, वो सीक्रेट है, वो आपकी मूवी में एंड में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है रात में और बस में बैठकर मीनाक्षी अपनी दादी के साथ में शहर जाने वाली होती है। खैर हनुमंत का प्यार उससे बहुत ज्यादा होता है और वो उसके पैर में अपने द्वारा खरीदी गई पायल बांधना चाहता था। खैर एक पायल तो बेचारा बांध देता है, पर जैसे ही दूसरी बांधने वाला होता है तभी ताई जी उसे देख लेती है और कहती है कि चोर तू तो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है, कंडक्टर जरा इसे बाहर निकालो। कंडक्टर उसे बाहर निकाल देता है और जैसे ही बस को आगे जाने लगता है तभी वहां पर रात को डाकू गुंडों का हमला हो जाता है। बस में मौजूद लोग एक एक करके वहां से भागने लगते हैं। तभी सारे के सारे डाकू पीछे पड़ जाते हैं मीनाक्षी के। अब यहाँ पर एक बहुत सी छोटी सी लेकिन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट सीन आता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हनुमंत और मीनाक्षी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। तो उस दूरी को क्लियर कैसे करें, तो यहाँ पर आते हैं साधु जी जो शेर बनकर हनुमान का पीछा करने लगते हैं और उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं जहां तक मीनाक्षी पहुंच जाती है। और जैसे ही मीनाक्षी की आवाज आती है तो शेर जी गायब हो जाते हैं, यानी साधु जी गायब हो जाते हैं। अब जैसे हनुमान देखता है कि मीनाक्षी को कुछ गुंडे पकड़ रहे हैं तो उन्हें गुलेल की मदद से मारकर पीछे हटाता है। खैर मीनाक्षी तो वहां बच जाती है, मगर हनुमान उस जंगल में फंस जाता है। वो मीनाक्षी को कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देंगे। और फिर एक एक करके सारे डाकू आकर बड़े बड़े चाकू घोंपकर हनुमंत को लूलुहान कर देते हैं और एक ऊपर से पहाड़ी से फेंक देते हैं। जैसे ही हनुमंत पानी में गिरता है तो उसके हाथ में तो मीनाक्षी का लॉकेट होता है वो भी गिर जाता है। अब वो लॉकेट पानी में कहीं गुम ना हो जाए इसलिए बेचारा हनुमंत उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सीपियां चमक रही हैं। सीपियां यानी काइंड ऑफ शेल, और मीनाक्षी का वो हार एक शेल यानी सीपी के ऊपर जाकर गिर जाता है। और इसी के साथ हनुमान मूवी का इंट्रो आता है और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में हम देख पाते हैं कि मीनाक्षी जो कि आई होती है उसी पहाड़ी की चोटी पर और ढूंढने लगती है कि उस शख्स को जिसने उसे बचाया होता है, क्योंकि रात के अंधेरे में मीनाक्षी को ये नहीं पता होता कि उसे बचाने वाला कौन था। उस गुलेल से चले हुए कंचे वहां पे पड़े हुए थे जिसे उसको देख कर उसे अपने बचपन की याद आती है। कोई ना कोई तो जरूर था जो बचपन में भी उसकी मदद किया करता था और इस बार भी उसने उसकी मदद की है। और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। हनुमान जिसकी हड्डियां बुरी तरीके से टूट चुकी थी वो पूरी तरीके से बेहाल हो चुका था। तभी गाँव वाले आकर उसे घर ले जाकर उसकी मलहम पट्टी करते हैं। उसकी दीदी अंजुमा जाकर भगवान से गुहार लगाती कि हे भगवान दुर्गा मैया, भगवान श्री राम, मेरे भाई को जितना जल्दी हो सके ठीक कर दो, मैं नंगे पैर अंगारों पे चलूंगी। और हम हनुमंत को देख पाते हैं जिसके हाथ में मीनाक्षी का हार यानी नेकलेस भी पड़ा होता है और इसी के साथ एक चमकता पीला पत्थर भी होता है जिसके अंदर हनुमान जी के रक्त की एक बूंद होती है। और जैसे हनुमान उस ब्लड की ड्रॉप को सूरज में देखता है, यानी कि जब सूरज की किरण उस पत्थर पे पड़ती है तो उसकी चमक हनुमान के अंदर ढेर सारी सुपर पावर डाल देती है और इसी के साथ हनुमान की जितनी भी हड्डियां टूटी थी वो फिर से सही हो जाती है और जितने भी घाव लगे होते हैं वो भर जाते हैं। वो पलंग को हाथ लगाता है तो पलंग टूट जाता है, दीवार पर कंधा लगाता है तो दीवार टूट जाती है और दरवाजे को खोलता है तो बेचारा दरवाजा भी टूट जाता है। मीना वाली काशी मीनाक्षी के साथ पहुंचते हैं हनुमंत के घर पर उसे बताने के लिए। हनुमंत की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है, कुछ लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। देखो चमत्कारी पत्थर की वजह से हनुमंत पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, जहाँ पर मीनाक्षी गुस्से में उसे झूठा, मक्कार और चोर कहकर बुलाती है कि तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। और गुस्से में आकर हनुमान उसे तिलिस्मी पत्थर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस वक्त अंजुम भी घर आ चुकी होती है और अपने भाई को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर बहुत खुश होती है, बोलती है भगवान ने मेरी सुन ली। और यहीं से सीन चेंज होता है स्कूल में, जहाँ पर कुछ बच्चे अपना नाश्ता खा रहे थे लेकिन तभी वहां पर घास फूकी कर उसी के दादाजी होते हैं और बताते हैं कि इन गुंडों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये गजापति बाबू के आदमी, अगर तुम्हें इन्हें कुछ कहोगी तो मुसीबत तुम पर आन पड़ेगी। इन्हें संभालने के लिए तो कोई सूरमा चाहिए। हनुमंत मीनाक्षी का नेकलेस लौटाने के लिए स्कूल में आया होता है, तभी गुंडे उसके हाथ से वो नेकलेस ले लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुझे चाहिए तो हमारे साथ एक खेल खेलना होगा। और वो लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी सुपर पावर मौजूद वाला हमारा हनुमंत एक हाथ खींचकर मारता है और एक एक करके गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं। जब आंखों से पट्टी हटाता है तो पास ही के बच्चे जो खड़े होते हैं वो बताते हैं कि तुमने तो इन्हें बुरी तरीके से तोड़ दिया। उसके बाद तो एक एक की शामत आ जाती है। इतनी ही देर में यहाँ पर मीनाक्षी पहुंच जाती है तो बेचारा हनुमंत उसे बताने की कोशिश करता है कि कल रात जिसने तुम्हारी जान बचाई वो मैं ही था, आज भी इन गुंडों को जिसने सबक सिखाया वो मैं ही था और तुम्हारे नेकलेस भी लेकर आया हूँ। लेकिन तब तक नेकलेस वो बंदा चुरा कर भाग चुका था। मीनाक्षी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इस पर हनुमंत कहता है कि मेरे अंदर सुपर पावर है, क्या तुम देखना चाहती हो। पर बेचारी की फूटी किस्मत
सुपर पावर दिखाने से पहले आसमान में बादल छा चुके थे, यानी सूरज छुप चुका था, यानी कि सूरज के बिना इसका जादू बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला था। यानी कि धूप नहीं तो ताकत नहीं। जब वो लकड़ी को तोड़ने लगता है तो उसकी टांग टूट जाती है और मटकी को तोड़ने लगता है तो उसका हाथ टूट जाता है। घर पर आकर हनुमंत को लगता है कि शायद उस पत्थर की पावर खत्म हो गई, तो वो काला जादू करके उस पत्थर के अंदर से पावर अगेन करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो उसकी दीदी अंजुम पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि तू भगवान की दया से ठीक हुआ है, मगर तू तो ये टोना टोटका कर रहा है, जा निकल जा मेरे घर से। और उस बेचारे को आखिरकार में जाके छत पे सोना पड़ता है। तभी सुबह की सूरज की किरण उस पर पड़ती है और जब वो उसी के पत्थर के अंदर देखता है तो हनुमान जी की पावर्स अगेन उसके अंदर जनरेट हो जाती है। इसके बाद वो जाकर सबसे पहले अपने दोस्त काशी को बताता है और कहता है कि मेरे अंदर सुपर पावर आ चुकी है। सबसे पहले तो वो बाहुबली की तरह जमीन धसी हुई अखोली को उठा लेता है और फिर दीवार में एक मुक्का मारकर दीवार को तोड़ देता है और घर के आंगन के बीचों बीच एक लोहे का किला ठोक देता है। उस पे भी पेड़ से पूरा का पूरा जमीन में धसा देता है। काशी कहता है ये तो हम ऑलरेडी काफी बार अलग अलग मूवीज में देख चुके हैं। अगर तुझे सही में सुपर हीरो बनना है तो तुझे कुछ अलग हटके करके दिखाना होगा, जैसे कि उंगली से ट्रेन को रोकना होगा। लोगों को अपनी ताकत को आजमाने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है, मगर स्पीड से आती हुई ट्रेन को देखकर वो बेचारे हनुमान का दिमाग घूम जाता है और वो बिना उंगली सामने दिखाए खुद ही खड़ा हो जाता है। तभी ट्रेन की टक्कर खाकर बहुत पीछे गिरता है। काशी को लगता है कि उसका दोस्त तो बेचारा मर चुका है। तभी पीछे से तुरंत आकर हनुमान कहता है कि देखा मैंने कहा था ना मेरे अंदर सुपर पावर है, देखा मुझे कुछ नहीं हुआ। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। गणेश राव देखता है कि बंदर के पास सोने की चेन है, तो वो सिर्फ बंदर को केला देकर सोने की चेन ले लेता है। तभी वहां पर मीनाक्षी पहुंच जाती है बच्चों को बिस्कुट दिलाने के लिए और जब वो गणेश राव के गले में खुद की चेन देखती है तो उसे लगता है कि परसों रात को जिसने उसकी जान बचाई थी और वो कोई नहीं गणेश राव है। तो वो उससे पूछती है तुम्हारे पेट पे जो जख्म था क्या वो ठीक हो चुका है? तो गणेश राव को भी कुत्ते ने काट लिया था, तो वो कह देता है कि हाँ मेरे पेट का जख्म ठीक है। मीनाक्षी उससे पूछती है कि तुमने ही मेरी रात को जान बचाई थी? तो गणेश राव के मन में लड्डू फूटता है और वो पूछता है हाँ मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, इतने सारे घाव से पहाड़ी से गिरा। और रही बात चेन की, ये तो तुम रख लो क्योंकि तो ये तो तुम्हारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो एक सुंदर लड़की को सेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद दोनों घूमते घूमते गाँव के खेतों से निकल रहे होते हैं। रास्ते में काशी और हनुमंत मिलते हैं। हनुमंत बेचारे का तो दिल ही टूट चुका था, इतनी सुंदर और बढ़िया लड़की इस काले कौवे के साथ क्यों घूम रही है। ऊपर से मीनाक्षी कहती है कि ये तो मेरा सोलमेट है जिसने मेरी जान बचाई और हर बार बचपन में गुलेल से कांच मार मार के मेरी हेल्प करता आया है। तो हनुमान कहता है क्यों ना टेस्ट हो जाए, ये लोग गुलेल और कांच मार के दिखाओ उस ऊपर वाले नारियल पर। अब खैर गणेश राव ने तो पहले कभी गुलेल चलाया नहीं था, तो जैसे ही गुलेल चलाता है तो उसके कांच से नीचे बैठे बाबा की एक छोटी सी बोतल टूट जाती है। जैसे ही लोग उनके पास आते हैं तो पता चलता है बाबा जी तो बेचारे जहर पीने वाले थे, क्योंकि तो खेत में भी फसल नहीं उगती और वो उगती है तो पॉली करके लोग ले जाते हैं। ऊपर से अगर लगान नाफ करने की बात करो तो हाथ पैर तोड़ देते हैं। इस पर मीनाक्षी बहुत गुस्सा हो जाती है। तो काशी कहता है मीनाक्षी गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हारा पट्टा यानी गणपत राव आज शेर से लड़ेगा। गणपत ये बात सुनते ही वहां से भाग जाता है और बोलता है मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। तो काशी कहता है मीनाक्षी तुम चिंता मत करो, उस शेर से हमारा हनुमान लड़ेगा लड़ाई में। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, यानी कि सूरज नहीं तो ताकत नहीं। बेचारा हनुमान कुत्ते की तरह पिट रहा था। बेचारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मदद करो भगवान। और तभी हम देख पाते हैं कि आसमान से काले बादल हट जाते हैं और वही पत्थर सूरज की रोशनी पाकर चमकने लगता है। जैसे ही हनुमान उसे एक नजर देखता है तो उसमें हनुमान जी की पावर आ जाती है और फिर तो भैया ऐसी की तैसी हो जाती है सभी लोगों की। हनुमान सभी को ढेर बनाकर उन पर बैठ जाता है, जो कि दूर से लग रहा था कि बालाजी अपनी पूंछ पर घेरा बनाकर बैठे हैं। इसके बाद सभी गांव वाले हनुमंत को सर्वशक्तिमान मानकर पोलीगर की छड़ी उसके हाथ में दे देते हैं। मगर अब इस प्रथा को खत्म करने का वक्त आ चला था, जहां पर हनुमंत उस छड़ी को तोड़ देता है और कहता है कि अब लोकतंत्र होगा, यानी कि लोग जिसे पसंद करेंगे उसी का तंत्र और शासन होगा। इतने में ही गांव में हेलीकॉप्टर आ जाता है, जहां पर काशी कहता है कि इस गांव में तो बस उसका आना भी इतना मुश्किल है, आखिरकार हेलीकॉप्टर कहां से आ गया। जिसमें उतरता है सीरी और माइकल। उनका बताना था कि हमें गांव की मदद के लिए आए हैं। वो लोग कहते हैं कि आप लोग जो भी बोलोगे हम आपको वो बनवा के देंगे, स्कूल कॉलेज गेम पार्लर जो भी आप चाहेंगे। जिसमें मीनाक्षी आगे बढ़कर कहती है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप बनवा देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। और तभी से यहाँ सीन चेंज होता है और हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सिरी बैठकर अपने इंटरनेशनल सैटेलाइट से गांव की वीडियो देख रहा था। तो एक गांव वाले के ब्लॉग में हनुमान ट्रेन से टकराकर पीछे गिर गया था
और वापस काशी के पास आके खड़ा हो गया था। और ये बात अब माइकल ने देख ली थी और उसकी सुपर पावर को पाने के लिए माइकल इस गांव में आया था, जिसके बाद अगले दिन से गांव में हॉस्पिटल बनने के लिए धरती का पूजन होता है। मगर धरती पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है। इस पत्थर को हटाने के लिए लोग बड़ी बड़ी किरणों का इस्तेमाल करते हैं और जानबूझ के माइकल पत्थर लोगों पे गिरा देता है और अपनी नजर हनुमंत पर ही बनाए रखता है। हनुमंत उसे देखता है कि कहीं उसे मेरी पावर्स का पता न चल जाए, इसलिए वो एक मास्क के पीछे छिपकर हनुमंत जैसे उस पत्थर को सूरज दिखाता है तो हनुमंत पे हनुमान जी की शक्ति आ जाती है और वो फटाफट उस चट्टान पारे को वहां से हटाकर दूर फेंक देता है। हनुमंत को उसकी पावर मिलती कहाँ से, वही शाम को श्री बताता है। माइकल को खुशखबरी देता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा सूट बनाया जो सुपर पावरफुल है और वाइब्रेनियम से ज्यादा मजबूत है। वाइब्रेनियम यानी अपने वकंड के बेल पेंट से थर के पास से जो ढेर सारी चट्टानों से निकला हुआ खास पदार्थ होता है। काशी हनुमंत के पास आता है और उसे बताने लगता है कि अब तुम्हारे किस्से तो आगे शहर तक फैल चुके हैं, तुम फेमस हो चुके हो। जिस पर हनुमंत कहता है कि चलो फिर शहर ही चलते हैं। जहाँ पर काशी कहता है कि तुझे तेरी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं, तेरे खाते तो तेरी बहन ने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वे जानती है कि उसके बिना तू कुछ भी नहीं है। ना तो तू ठीक से टाइम पे खाना खा पाता है, ना ही कपड़े धो पाता है, ना ही घर की सफाई कर पाता है और ना ही कुछ कमा पाता है। इसलिए वही तेरी सेवा चाकरी करके अभी तक बिना शादी घर में बैठी हुई है और एक शर्त रखी हुई है गांव वालों के सामने कि जो भी उसके साथ शादी करेगा उसके भाई भी उसी के घर में ही रहेगा। अब आखिरकार कौन अपनी बीवी के साथ उसके भाई को घर ले जाना चाहेगा? ये रीजन है तेरी बहन शादी नहीं करी, जिसकी वजह से अभी तक तेरी बहन ने शादी नहीं की है। जैसे ही हनुमंत इस बात को सुनता है तो उसके मन में अपनी बहन के लिए बहुत सारा प्यार जाग जाता है और फिर तो नेक्स्ट डे उठकर शहर में बालाजी महाराज की पूजा के लिए ढेर सारे नारियल चाहिए होते हैं, तो मतलब करीब 200 या 250 से भी वो खुद ही तोड़कर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये डील कर लेता है। ढेर सारी रस्सियों को बांध देता है, घर पर खाना भी बना लेता है। अब तो जैसे हनुमंत एक ही दिन में बड़ा भी हो गया था, अब तो वो दीदी के लिए एक रिश्ता भी लेकर आया था। ये वही शख्स था जो पहले भी अंजुमा के साथ शादी करना चाहता था। इन सारे बढ़िया कामों को देखकर अंजुम खुश हो जाती है। आखिरकार उसके भाई अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अब वक्त आ चला है कि शादी करके घर से अलविदा होने का। इसके बाद हनुमंत पहुंचता है। गांव के पॉलीगर यानी गाजा पोकलकरी गैस का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता और फिर पकड़कर उसे लेके आया जाता है माइकल की जेल में और उसे पूछताछ होती है कि आखिर तुम्हें पावर कहाँ से मिलती है। अब बेचारे श्री को तो यहाँ पे कुछ पता नहीं होता क्योंकि हनुमंत के पास में सिर्फ एक बुले कुछ कांच और यही पत्थर मिलता है। तो पूछने लगता है उस पत्थर को उठा करके आखिर बताओ कि तुम्हारी पावर्स में कहाँ से मिलती है। और कुर्सी बार बार हिल रही होती है तो सीरी उठाकर उसे तिलिस्मी पत्थर को कुर्सी के नीचे लगा देता है। चालाक हनुमंत को पता चल जाता है कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाना है और यहाँ से कैसे निकलना है। तो वो सीरी को गुस्सा दिलाकर खुद ही चाटा खाता है और नीचे गिर जाता है ताकि सूरज की रोशनी जैसे ही पत्थर पे गिरे तो उसे उसकी सुपर पावर मिल जाए और वो यहाँ से भाग पाए। ठीक वैसा ही होता है। हनुमंत के भाग जाने की वजह से माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब माइकल चाहता था कि वो इस पूरे गांव को खत्म कर दे, इसलिए उसने ढेर सारा टंगस्टन पाउडर के रूप में गांव में मंगवा लिया था। सीरी कहता है कि तुम तो सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन बनते जा रहे हो। इस पर गुस्से में आकर माइकल उसे ही मारने की कोशिश करता है। तभी रात को उसे बचाने के लिए वहां पर हनुमंत पहुंच जाता है। सभी लोगों को बचाने के लिए गोली हनुमंत को छू नहीं पाती। अब ये रात हो रही थी, सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर बिना सूरज की शक्ति के हनुमंत के अंदर इतनी सारी पावर्स आई तो आई कैसे। इसके बाद रिवील होता है और कोई नहीं बल्कि वही साधु बाबा होते हैं जो कि हनुमंत के रूप में श्री को बचाने के लिए आए थे। दूसरे दिन हनुमंत की बहन की शादी होती है जिसके अंदर बिन बुलाए माइकल पहुंच जाता है और कहता है कि रात को हनुमंत मेरे ऑफिस में आया था और वो एक बैग पैसों का चुरा कर ले गया है। पैसे तो मुझे नहीं चाहिए मगर उसे मेरा एक खास पत्थर था। सभी गांव वाले हनुमंत को बुरा भला कहने लगते हैं, जिसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है और गुंडों द्वारा हनुमंत के घर में एक पैसों का बैग छुपाया गया था जो ऑलरेडी उसके घर में से मिल जाता है, जिससे लोग हनुमंत को और गालियां बकने लगते हैं। इससे माइकल कहता है चलो पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पत्थर दे दो। और अब न चाहते हुए भी हनुमंत को पत्थर उसे देना पड़ता है और जैसे ही ताकत की लालच है माइकल पत्थर को सूरज की किरण में देखता है तो उसकी आंखें जल जाती है क्योंकि वो कोई तिलस्मी पत्थर नहीं बल्कि एक आम कांच का टुकड़ा था। अब तो माइकल के गुंडों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी करी, इनफैक्ट उसे मार भी रहे थे। तभी वहां पर अंजाइम आ जाती है और एक एक को धूल चटाने लगती है। इतने में ही माइकल अपनी गन निकाल लेता है और शूट कर देता है। हनुमंत को तो कोई गोली नहीं लगती, इसलिए गोली आर पार निकल जाती है और सीधे लग जाती है अंजुम यानी उसकी बहन को। शहर के आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, इसलिए हनुमंत अपनी पावर से भागकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें थी और अभी भी वो इस पत्थर की ताकत अपनी बहन में डाल देना चाहता था। मगर जब तक वो सूरज तक पहुंचता तब तक देर हो चुकी थी और अंजुम दम तोड़ चुकी थी। बेचारा हनुमंत अपनी बहन की लाश को देख के रो रहा था और उस बेचारे को बीते हुए पल याद आने लगते हैं। आंखों में आंसू। बहन जिसने अपने भाई के लिए बचपन से लेकर जवानी तक हर काम किया, उसे हर वक्त सपोर्ट किया, उसे खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, हर वो काम किया जिसे बेमानी दुनिया में सीखना जरूरी होता है, जिसके बाद
बेचारे हनुमंत को अपनी बहन को आग देनी पड़ती है और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था माइकल, जिसने कि अब शहर से बहुत सारा टंगस्टन पाउडर मंगवा लिया था और अब उसे गैस में बदल कर पूरे के पूरे शहर को, गाँव को फ्रीज कर देता है। जो भी लोग कोई भी अपना अपना काम कर रहे थे कुछ भी नहीं कर पाते हैं और एक ही जगह पर रुक जाते हैं। वहीं साधु बाबा पहुंचते हैं हनुमंत के पास और बताते हैं कि राम सेवक हनुमान को भी उसकी शक्ति का पता तब चला था जब उसे याद दिलाया गया कि वो कितना ज्यादा बलशाली है। जरूर नहीं कि सर्वशक्ति हो तभी तुम दुश्मन का सामना कर सकते हो। मीनाक्षी भी हनुमंत को बहुत समझाती है। फिर क्या था, हनुमंत पूरी शक्ति और पावर के साथ माइकल का विनाश कर देता है और पूरे गांव वालों को बचा लेता है। पर एक बड़े ब्लास्ट के चलते हुए वो पत्थर टूट जाता है, जिससे उसकी बूंद आकर हनुमंत की आंख में गिर जाती है। और यहीं से सेकंड पार्ट की बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि विभीषण जी ने कहा था कि अब तक असुर जो भी शांत थे इस बूंद के, उस पत्थर के होने से था। जैसे ही ये पत्थर टूट चुका है तो अब सारे के सारे असुर आने वाले हैं। दुनिया पर संकट का माहौल छाने वाला है। संकट हरने वाले पवन पुत्र हनुमान जो अब इस धरती पर आने ही होगा। और जिसके बाद हमें हनुमान जी को भी दिखाया जाता है, जो कि एक पर्वत में कांच के अंदर मतलब तपस्या वगैरह कर रहे होते हैं। वहां अपने पूरे रूप में आकर फुल स्पीड से हनुमान के पास आते हैं और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रहा होता है। हनुमान की आंखें हनुमान जी से मिल जाती हैं और हनुमान जी को वो प्रणाम करता है और उसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।